चलिए शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर की। हम फ्रंट पेज से हम देख लेते हैं कौन कौन सी न्यूज़ को डिस्कस करना है। किसी भी न्यूज़ को डिस्कस करने से पहले एक ये जो पिक्चर है ना, ये भारतीय किसान की असली तस्वीर को पेश करती है। आप इस किसान की कंडीशन को समझिए कि इस व्यक्ति के पास खुद के बैल तक नहीं है, ना खुद का हल है। इतनी कंडीशन ख़राब है हमारे किसानों की। तो इसको देखकर केवल यही कहूँगा, जय जवान जय किसान। किसानों का हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, किसानों का सम्मान करना चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए, क्या कमियां हैं, क्या वो चाहते हैं। तो शुरुआत करेंगे हम पहली न्यूज़ के साथ में। यूएस और इंडिया के रिलेशन को ये बताती है। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ बाइंड इंडिया यूएस, सेज ब्लिंकन। तो ब्लिंकन अभी इंडिया की यात्रा पर आए हैं। तो ब्लिंकन और एस जयशंकर प्रसाद की मीटिंग होती है। इनका कहना है कि जिस प्रकार से अमेरिका में लोकतंत्र है और लोकतंत्र को सपोर्ट करने के लिए जो जो बातें निर्धारित की गई हैं, लोकतंत्र की जो बेसिक बातें हैं, वही बातें इंडिया और यूएस को आपस में जोड़ने का काम करती हैं, ब्लिंकन का कहना है। तो जब ये बातें जोड़ने का काम करती हैं, इसका मतलब ये हो गया, यदि इंडिया में इनकी वैल्यू कम हो रही है इन बातों की, तो रिलेशन खराब हो सकते हैं। हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, क्योंकि जब वो कह रहे हैं कि ये वैल्यू दोनों देशों को जोड़ रही हैं, यदि लोकतांत्रिक की जो भी वैल्यूज़ हैं, जो जो मेन बातें हैं, वो कहीं कमज़ोर पड़ती हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों देशों के रिश्ते खराब होते हैं, ऐसा कहना है। और फिर आगे बताया जा रहा है कि मोदी वेलकम्स बाइडन्स कमिटमेंट टू स्ट्रेथनिंग टाइज। मोदी ने, बाइडन का कहना है कि हम दोनों देशों के बीच जो टाइज है, जो संबंध है, उसको मजबूत करेंगे। तो इसका मोदी ने स्वागत किया। तो एक्सटर्नल अफेयर्स हमारे एस जयशंकर राइट हैंड में बैठे हैं, विथ यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बैठे हैं एंटोनी ब्लिंकेन। ये वेडनेसडे के दिन की बात है। अब हम देख लेते हैं कि जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं उनमें कौन कौन सी बातें शामिल हैं। पहले नंबर पर आती है राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपुल आर रिस्पेक्टेड। इसके अलावा इलेक्टेड ऑफिशियल फेसेस सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फॉर मिसकंडक्ट, जजेस आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टी। तो हमारी जो न्यायपालिका है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सरकार जैसा चाह रही है, जिस प्रकार का जजमेंट चाह रही है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट भी उसी प्रकार का जजमेंट दे, सरकार से वो प्रभावित ना हो। एवरीवन हैज़ इक्वल अपॉर्चुनिटी टू सक्सीड। हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर होना चाहिए। पता चला कि पार्टिकुलर धर्म वाले को आप सपोर्ट कर रहे हो, पार्टिकुलर जाति वाले को आप सपोर्ट कर रहे हो, और जो दलित वर्ग है, जो पिछड़ा तबका है, उसको आप छोड़ दे रहे हो। वो लोग ना तो सरकार में पॉलिटी में हिस्सा ले पा रहे हैं, ना ही उनका विकास हो पा रहा है। ऐसी बहुत सारी बातें, जैसे कि बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन गवर्नमेंट ब्रांचेस। अब ये केंद्र सरकार है, ये राज्य सरकार है, और इसके भी नीचे जो रहती हैं स्थानीय सरकारें, और सबसे नीचे आता है ग्राम पंचायत। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही पूरी पावर अपने पास में रख ले, और यहाँ तक कि जो स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर है, इसको भी हड़पने का काम करे। ऐसा नहीं होना चाहिए। पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए और उसमें बैलेंस भी होना चाहिए। अब जो मेन फोकस रहा है दोनों देशों की तरफ से, वो रहा है कोऑपरेशन ऑन ए वाइड रेंज ऑफ इशूज़, जिसमें शामिल है अफ़गानिस्तान का इशू, कोरोना से हम कैसे लड़ सकते हैं, इसके अलावा इंडो पैसिफिक के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी है, और क्वाड से संबंधित बातचीत यहाँ पर हुई थी। अब इसमें ये भी बताया गया है, ड्यूरिंग हिज डे लॉन्ग विजिट टू न्यू दिल्ली, एम.आर. ब्लिंकन आल्सो मीट नरेंद्र मोदी, नेशनल सिक्योरिटी अजित डोवाल, मेंबर ऑफ सिविल सोसाइटी एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द दलाई लामा। इतने सारे लोगों के साथ भी जो है ये मिले। इसके अलावा आफ्टर मीटिंग
M.R. Blinken, who is the third member of the Biden administration to visit India. तो बाइडन प्रशासन के तीसरे मेंबर है ये जो कि इंडिया को विजिट किए हैं। आगे ब्लिंकन का कहना है कि देखो, दोनों देशों में डेमोक्रेसी है और दोनों ही जो है प्रजातंत्र की सम्मान करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। वन ऑफ द एलिमेंट दैट अमेरिकन्स एडमायर मोस्ट अबाउट इंडिया, अमेरिका, चाहे वो अमेरिका है चाहे अमेरिका के लोग हैं, वो इंडिया की प्रशंसा करते हैं। मोस्ट अबाउट इंडिया इज द स्टीड फास्ट कमिटमेंट ऑफ इट्स पीपुल टू डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को लेकर के। इसके बाद है प्लूरलिज्म, डेमोक्रेसी, प्लूरलिज्म, इसके अलावा ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम। इसी के चलते चलते अमेरिका के जो व्यक्ति हैं ना, इंडिया की रिस्पेक्ट करते हैं, और यही बातें हो जाती हैं किसी भी डेमोक्रेसी की वैल्यूज़, प्लूरलिज्म, ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम। इसके बाद वाली हम न्यूज़ देखने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट से, कि सुप्रीम कोर्ट में केरल की गवर्नमेंट की तरफ से एक याचिका दायर की गई थी। याचिका ऐसी दायर की गई थी कि जो नेता लोग हैं, एक पार्टी है, पार्टी का नाम मुझे यहाँ पर ध्यान नहीं आ रहा, आगे मैं बताऊंगा, वहाँ की जो विधानसभा है यहाँ पर काफ़ी हंगामा हुआ था। 2015 की ये घटना है। तो इसके बाद यहाँ जो नेता लोग शामिल थे उनके ऊपर केस किया गया। केस करने के बाद क्या हुआ, केरल की जो गवर्नमेंट है सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करती और कहती है कि ये जो केस इनके ऊपर किया गया है उसको वापस लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज़ें हो रही थी विधानसभा में, वो सारी चीज़ें फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंतर्गत आती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ से मना कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर एक शब्द आया है वैंडलिज्म, जिसका मतलब होता है बर्बरता। विधानसभा में जो बर्बरता देखने को मिली थी ना, उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ आई है। नो इम्यूनिटी फॉर एक्ट ऑफ वैंडलिज्म, सुप्रीम कोर्ट कहना। इट रिफ्यूजेस केरला प्ली इन असेंबली रस्कस केस। तो सुप्रीम कोर्ट ने वेडनेसडे के दिन एक निर्णय दिया, ठीक है, जो लॉ को बनाने वाले लोग हैं कैन नॉट इंडल्ज इन क्रिमिनल एक्ट ऑन द पार्लियामेंट या फिर असेंबली फ्लोर्स एंड देन टेक कवर बिहाइंड द राइट टू फ्री ऑफ स्पीच। अब आप तो एक क्या काम कर रहे हो, क्रिमिनल एक्ट कर रहे हो पार्लियामेंट में या फिर असेंबली में, इसके बाद फिर आप सहारा ले लेते हो कि नहीं ये तो राइट टू फ्री स्पीच है, इसी के चलते चलते हमने ऐसा किए हैं। पहले आप अपराध करते हो और उसके बाद फिर गलत चीज़ का सहारा लेते हो, तो ये गलत है, ये नहीं चलेगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। द कोर्ट रिफ्यूज्ड द केरला गवर्नमेंट्स प्ली टू विथड्रॉ प्रोसिक्यूशन ऑफ टॉप लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट लीडर्स। तो जो LDF है, इनके ही नेताओं के ऊपर केस किए गए थे, ठीक है, इनके ऊपर वैंडलिज्म एंड वैंटन डिस्ट्रक्शन ऑफ द पब्लिक प्रॉपर्टी का आरोप लगाया गया था असेंबली फ्लोर में ड्यूरिंग ए बजट स्पीच इन 2015 में वहाँ की विधानसभा में बजट पर स्पीच चल रहा था। तो इन्होंने जो है सार्वजनिक संपत्ति की तोड़फोड़ की, उनको नुकसान पहुँचाया, बर्बरता के आरोप इनके ऊपर लगाए गए थे। तो इसी के चलते चलते केरला की गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और उनके केस को वापस लेने की बात कह रही थी, क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का बहाना बताया गया था यहाँ पर। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है उसमें डल झील का उल्लेख है। कोई वैसी खास न्यूज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पर डल लेक आई है, तो हम डल लेक को देख लेते हैं ताकि जियोग्राफी में जो झील वाला पोर्शन है वो थोड़ा सा हमारा कवर हो जाए। तो यहाँ आप देख रहे हैं एक कपल्स की पिक्चर दिखाई गई है और पानी गिरने के चलते चलते ये अपने को कवर कर लेते हैं।
यही बात इसमें केवल बताई गई। तो हम डल लेक के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देख लेते हैं। तो देखिए, डल झील को श्रीनगर का गहना या फिर कश्मीर का मुकुट भी कहा जाता है। डल झील श्रीनगर कश्मीर में एक प्रसिद्ध झील है। 18 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई ये झील 3 दिशाओं से शंकराचार्य पहाड़ियों से घिरी हुई है। ये जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील मानी जाती है और जम्मू कश्मीर में ही स्थित वूलर झील जम्मू कश्मीर के साथ साथ भारत की भी सबसे बड़ी झील है। तो यहाँ वूलर झील के बारे में भी बात बताई गई है। इसके 4 प्रमुख जलाशय भी हैं, गगरीबल, लोकुड्डल, बोडडल और नागिन। तरह तरह की वनस्पति झील की सुंदरता को और निखार देती हैं। अब जैसे कि यहाँ कमल के फूल आपको देखने को मिल जाएंगे, पानी में बहती कुमुदनी झील की सुंदरता में 4 चांद लगा देती। इस झील में मैक्रोफाइट्स प्रकार के पादपों की अधिकता है। डल झील में पर्यटन के अतिरिक्त मुख्य रूप से मछली पकड़ने का काम होता है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं कर्नाटका से। बोमाई स्वोर्न इन एस कर्नाटका सीएम। तो अब जो बोमाई है, इन्होंने कर्नाटका के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कर ली है। ही अनाउंसेस स्कॉलरशिप फॉर फार्मर्स चिल्ड्रन एंड हाइक्स पेंशन फॉर सीनियर सिटीजन्स विडोज। तो इसके अलावा इन्होंने शपथ ग्रहण तो किया ही है, इसके अलावा कुछ चीज़ें अनाउंस की हैं, जैसे कि किसानों के जो बच्चे रहते हैं उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा इन्होंने पेंशन को बढ़ाने की बात कही है, जो सीनियर सिटीजन रहते हैं, हमारे दादा दादी रहते हैं, एंड विडोज़ के लिए, जो विधवा महिलाएं हैं उनके लिए। तो देखो, जब कोई भी मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करता है तो कौन कौन सी बातें वो कहता है। सबसे पहली बात तो वो ये कहता है कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और सत्यनिष्ठा रखूंगा। सबसे पहली बात है संविधान को लेकर के। दूसरी जो शपथ रहती है उसमें ये कहता है कि भारत की प्रभुता और अखंडता बनाए रखूंगा, मतलब भारत की जो एकता है वो बनी रहे। तीसरे नंबर की जो शपथ रहती है उसमें ये कहा जाता है कि मैं अपने दायित्वों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँ, मतलब जो भी इनको काम करना है उसका बिल्कुल श्रद्धापूर्वक और अपने शुद्ध मन से ही करेंगे। चौथे नंबर की जो शपथ है वो ये है, मैं भय या फिर पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार ही न्याय करूँगा। तो इसमें लास्ट में न्याय वाली बात आ जाती है, ठीक है, कि ना तो ये कोई पक्षपात करेंगे, संविधान के हिसाब से और भारत का जो नियम कानून कहता है उसी के हिसाब से जो है ये न्याय करेंगे। इस प्रकार से ये शपथ लेते हैं। अब इन्होंने शपथ तो ग्रहण कर ली है, अब बात आ जाती है कि ये मुख्यमंत्री के पद पर कब तक बने रहेंगे। इनका जो कार्यकाल है कोई फिक्स नहीं है, वो राज्यपाल जब तक चाहेंगे ना तब तक अपने पद पर बने रहेंगे। अब इसका मतलब ये तो नहीं हो जाता है कि राज्यपाल उसको किसी भी टाइम बर्खास्त कर देगा। राज्यपाल तभी बर्खास्त करेगा जबकि उसे विधानसभा में बहुमत प्राप्त नहीं है। लेकिन यदि वो विधानसभा में विश्वास खो देगा है तो उसको फिर त्यागपत्र देना ही होगा, नहीं तो राज्यपाल उसको बर्खास्त कर देगा। अब एक बात और हमें ध्यान रखना है कि ये 30वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं। इनको शपथ दिलाई है अशोक गहलोत के द्वारा। अशोक गहलोत ही हैं, कौन है एक बार फिर से देख लेते हैं। थावरचंद गहलोत, सॉरी, थावरचंद गहलोत जो यहाँ के राज्यपाल हैं, इन्होंने इनको शपथ दिलाई है और ये 30वें नंबर के चीफ मिनिस्टर यहाँ के बन गए हैं। अब हमने देखे थे ना कि इन्होंने किसानों के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की स्कीम लॉन्च की है, इसके साथ साथ पेंशन को हाइक करने की ये बात कर रहे हैं। तो आफ्टर द कैबिनेट मीटिंग ही अनाउंस्ड ए न्यू स्कॉलरशिप फॉर फार्मर्स चिल्ड्रन फॉर विच 1000 करोड़ रुपया जो है प्रोवाइड किया जाता। ही हाइक पेंशन विच विल इनकर एन एडिशनल एक्सपेंडिचर
1367.52 करोड़ का अतिरिक्त बोझ इनकी सरकार के ऊपर पड़ने वाला है। इससे बेनिफिट मिलने वाला है 56.8 लाख पीपुल को। He called them investments on human power in trouble time। तो इनका ऐसा कहना है कि जब मानव समाज संकट के घड़ी में है तो ऐसे समय में हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ह्यूमन पावर में। इसके अलावा इनका ये कहना है कि एक्सपेंडिचर जो हमारा हो रहा है फालतू का खर्चा, उसको हम कट करेंगे। ठीक है, सभी डिपार्टमेंट को इन्होंने दिशा निर्देश जारी कर दिया है कि कम से भी कम एटलीस्ट 5% ऑफ अनवांटेड एक्सपेंडिचर को कट करना है बाय मार्च 2022 तक, विदाउट अफेक्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट्स प्रोग्राम। तो ऐसा नहीं है कि इधर हम खर्चा में कटौती कर रहे हैं, दूसरे इधर जो भी जनता की भलाई के लिए स्कीम चल रही थी तो उसमें भी कटौती हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट के जो CJI हैं उन्होंने अपना जो जजमेंट है वो तेलुगु भाषा में दिया था। ठीक है, ताकि जो व्यक्ति का केस वहाँ पर चल रहा था उनको लैंग्वेज का बैरियर ना हो, क्योंकि ज़्यादातर जो सुनवाई होती है ना वो इंग्लिश में होती है। अब वो लोग जो हैं तेलुगु वाले थे तो समझते नहीं हैं इंग्लिश को, इसी के चलते चलते इन्होंने तेलुगु में अपनी बातचीत की थी। तो केस जो था वो था 498A का। ठीक है, बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है, आप सुनते ही रहते होंगे। दहेज वाला एक केस है जिसमें यदि लड़की की फैमिली सही नहीं है ना तो वो केवल पति के ऊपर ही केस नहीं करती है, पूरी फैमिली को फंसा देती है, चाचा चाची को, और इसके अलावा भाई बहनों को भी और सास ससुर को भी। तो यही है बात, यह है कि इसका मिसयूज़ बहुत ज़्यादा होता है। जिस प्रकार से हम देख रहे थे ना, देशद्रोह में जो अपराधी सिद्ध होते हैं वो 100 में से मान के चलो 1 या फिर 2 व्यक्ति को ही सज़ा मिल रही है। बाकी जो बचे 98 लोग हैं, 98% जो लोग हैं वो शरीफ थे, वो जो है सीधे साधे व्यक्ति थे जिनको इस केस में फंसा दिया गया है केवल उनको परेशान करने के हिसाब से। ठीक यही बात जो है दहेज के केस में भी आजकल आ गई है, बहुत ज़्यादा इसका मिसयूज़ होने लगा। अब समाज भी, हम ये नहीं कह सकते कि दहेज के केसेस अभी, मतलब दहेज की डिमांड अभी भी नहीं होती, ये नहीं कह सकते, होती है, चलन है इसका। लेकिन आज का जो समाज है ना वो काफ़ी शिक्षित हो गया है और उस हिसाब से ज़बरदस्ती कोई डिमांड नहीं करता है। परिवार की खुशी है, गिफ्ट के रूप में जो है हर कोई देता ही है। अब हम देख रहे हैं इसके बैकग्राउंड को। सेक्शन 498 वाज इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इन द इंडियन पेनल कोड 1860 IPC इन द ईयर 1983। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव है जो शादीशुदा महिला होती है, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करना अगेंस्ट दहेज से रिलेटेड जो हरासमेंट रहती है और क्रुएल्टी रहती है, विच ऑफन लेड टू डाउरी डेथ। यही आगे चल कर के फिर महिला की डाउरी के कारण डेथ हो जाती है। इसी से उसको प्रोटेक्ट करना इस कानून का मेन उद्देश्य था। अब इट गेव ए न्यू डेफिनेशन टू क्रुएल्टी। क्रुएल्टी कैन बी डिफाइंड जैसे कि कोई भी काम जिसका नेचर ऐसा है कि वुमन इज इनसाइड टू कमिट सुसाइड। अब आपने ऐसा, पति ऐसा कुछ कर देता है जिसके चलते चलते महिला जो है सुसाइड करने के लिए तैयार हो जाती, या फिर काज एन इंजरी टू हरसेल्फ, अपने आप को किसी प्रकार की इंजरी कर लेती है, विच में प्रूव फटल, और बाद में फिर उसकी डेथ हो जाती है। दिस वाज एडेड इन द केस ऑफ शोभा रानी वर्सेस मेधुकर रेड्डी। इट वाज हेल्ड इन द केस दैट एविडेंस इज रिक्वायर्ड टू प्रूव क्रुएल्टी। अब इफ द एक्ट डन इज टू हरास वुमेन और एनी अदर पर्सन रिलेटेड टू हर
टू मीट अनलॉफुल डिमांड। अनलॉफुल डिमांड करने लगता है पति, इसके चलते चलते उसको हरासमेंट होता है, तो भी जो है वो क्रुएल्टी के अंतर्गत ही आएगा। पनिशमेंट की यदि हम बात करें तो क्रुएल्टी टू ए वूमेन बाय हर हस्बैंड या फिर उसके कोई रिलेटिव लोग करते हैं तो इसमें 3 साल की जेल का प्रावधान है, इसके साथ साथ में फाइन भी आपको देना पड़ेगा। अब डिबेट ये हो जाती है, देखो, इट प्रोवाइड इम्पोर्टेंट सपोर्ट टू वुमेन हु आर वल्नरेबल फ्रॉम अब्यूसिव हस्बैंड्स। एक तरफ तो ये महिलाओं को सपोर्ट कर रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्रिटिसिज्म ये है कि ये अलाउ करता है कि पत्नी अपने पति को बिना किसी एविडेंस के, इन्वेस्टिगेशन के, वो उसको गिरफ्तार करवा सकती है दहेज का केस लगवा के, और ज़्यादातर ऐसा ही होता है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है ना वो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग से रिलेटेड है। इसमें बताया जा रहा है कि अभी 2 बिल पास करा दिए गए हैं, वो भी ज़्यादा कुछ उसमें डिस्कशन नहीं हुआ है, डिबेट नहीं हुआ है, इतना ज़्यादा विरोध चल रहा है इसके बावजूद भी। तो उनमें से एक जो बिल है वो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2021, ठीक है, जिसकी घोषणा की गई थी अप्रैल 2021 में। इसको लाया गया है, इट इंट्रोड्यूस एन अल्टरनेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। तो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MSME विथ डिफॉल्ट्स अप टू 1 करोड़, ठीक है, तो इनके लिए सॉल्यूशन निकालने के लिए इस बिल को लाया गया है। अब देखो, कोई व्यक्ति यदि बैंक से पैसा उधार लेता है, अब उसकी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि वो अपने पैसा चुका नहीं पाता है, तो वो हो गया इंसॉल्वेंसी। अब यदि किसी कोर्ट के द्वारा उसको घोषित कर दिया जाता है कि अब वो पैसा चुका ही नहीं सकता है, तो वो हो गई बैंक्रप्सी। तो MSME के मामले में यदि इस प्रकार के कोई केसेस आते हैं तो उसको अलग से हैंडल करने के लिए बिल लाया गया है, जिसमें शामिल है 1 करोड़ तक का डिफ़ॉल्ट, कॉल्ड द प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। इसके अलावा इसमें एक और बिल का उल्लेख किया गया है, जुवेनाइल जस्टिस, जो कि बच्चों की देखभाल से संबंधित बिल है, इसको भी पास कर दिया गया है। तो इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा, या फिर मुझे टाइम मिला तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा।